इसमें नहीं आ रहे। नहीं आ रहे मुझे, इसमें कोई समस्या होती है। सेल्फी लगा लो। नहीं, वो जो कमेंट्स, अब कमेंट तो कोई नहीं आएगा अभी। नमस्कार नितिन नमस्ते, आवाज आई? आगे कमेंट्स भी आ गए। चलिए शुरू करें। तो पीछे वाला नहीं, हाँ जरूरत नहीं, हटा दो। चलिए विजय नेमा भी आए। विजय नमस्कार। प्रकाश भैया जयराम जी की, आपकी तो आज बहुत प्रतीक्षा थी। मैं फोन करने वाला था कि यहां वहां से जहां भी है जल्दी से घर पहुंच जाओ, आपकी जरूरत है आज। प्रकाश भैया आ गए। चलिए शुरू करें। आ जाएंगे आज से आने। स्वागत। ये सब आपके बुनियाद जो आपने नींव रखी हुई है, उस नींव का दूसरा मंजिला है। ये सेकंड फ्लोर बन रहा है उसी मकान का। चलिए शुरू करते हैं। 3 मिनट हो गए। सभी उपस्थित मित्रों को नमस्कार। आपका नेमा दर्पण के इस पटल पर हार्दिक स्वागत है। आज कविता के प्रारंभ से पहले मां शारदे को नमन करते हैं, महाप्राण निराला के इस प्रार्थना और गीत के साथ। वरदे वीणा वादनी, वरदे वीणा वादनी, वरदे प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। वरदे वीणा वादनी, वरदे काट अंधेर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। वरदे वीणा वादिनी, वरदे नव गति नव लय ताल छंद नव, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र नव रव, नव 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 नभ के नव विहग वृंद को,
नव पर नव स्वर दे, वर दे वीणा वादिनी, वर दे वीणा वादिनी, वर दे। आज का दिन नेमा दर्पण के लिए और हम सब के लिए एक अविस्मरणीय दिन है, स्वर्णिम दिन है। आज नेमा दर्पण अपने अनेक लोकप्रिय और जीवंत कार्यक्रमों की कड़ी में काव्यांजलि 2 कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ कर रहा है। इसके लिए नेमा दर्पण के संचालक श्री प्रभु नारायण जी नेमा और उनकी पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। पिछले वर्ष आयोजित काव्यांजलि 1 की अपूर्व सफलता का श्रेय प्रभु नारायण जी नेमा समाज के उन सभी कवियों को देते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक। पिछले वर्ष आयोजित काव्यांजलि 1 की अपूर्व सफलता का श्रेय श्री प्रभु नारायण जी नेमा समाज के उन सभी कवियों को देते हैं जिन्होंने इसे गरिमामय बनाया, और कहानी वाले श्री अजय कमल नेमा जी ने इसे अलंकृत किया। इस पूरे आयोजन में विशेष रूप से वरिष्ठ कवि श्री प्रकाश प्रलय जी का सक्रिय योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। एक ऊर्जा और स्फूर्ति का एक उनका माध्यम बने हैं वे। हाँ, इस बीच एक दुखद बात ये जरूर हुई है कि हमारे बीच से काव्यांजलि के 2 वरिष्ठ कवि आदरणीय श्री किशोरीलाल जी नेमा करेली और श्री राजेंद्र नेमा सिवनी वाले हमसे बिछुड़ गए हैं। हम उन्हें याद करते हैं, आज उनकी कमी यहाँ आज महसूस करते हैं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। काव्यांजलि कार्यक्रम के बाद पहले कार्यक्रम के बाद प्रभु जी से मेरी जब बातचीत होती रही 1-2 बार, तो उन्होंने मुझे बताया कि सारे कवि बहुत उत्साहित और बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि जो नई ऊर्जा का संचार उनमें हुआ है, वे सभी एक तरह से चेतना संपन्न हुए हैं। और इसका एक प्रमाण और उदाहरण हमारे सामने ये भी रहा कि जो दूसरे पटल पर जो वो लोग जाकर कविता पाठ कर रहे हैं निरंतर, और उससे पता चल रहा है कि उनमें जो एक इम्प्रूवमेंट है या जी कह सकते हैं कि जो उनमें विकास है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मैं, प्रकाश जी और अन्य सभी वरिष्ठ कवि यह सब देखकर बेहद प्रसन्न हैं, बेहद आनंदित हैं। हम अपने समाज में कविता की इस उपस्थिति के लिए हम एक तरह से बहुत सालों का एक सपना हमारा साकार हो रहा है। तो मैं इसका बहुत आनंद ले रहा हूं और बेहद खुशी महसूस करता हूं। और लेकिन ये बात बनी रही कि काव्यांजलि का दूसरा संस्करण जल्दी शुरू हो, उसकी कमी हमें निरंतर महसूस होती रही और हमने प्रभु जी से बार बार कहा। तो यही सब विचार करके नेमा दर्पण ने काव्य प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनको और विकास के नए जो काव्य विकास या रचनात्मक विकास के लिए उनको जो राह दी है, इसके लिए काव्यांजलि 2 का जो आज शुभारंभ यह करने का निर्णय लिया है, इसके लिए मैं पुनः उन्हें साधुवाद देता हूं। और एक बेहतरीन, एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने इसके लिए लिया है, क्योंकि जो काव्यांजलि का पहला दौर था वो हमारे सामने से अभी पूरा नहीं हुआ है। शायद ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो प्रभु जी ने सोची, हम लगभग उन्हीं स्थितियों में आज भी हैं। काव्यांजलि 2 में एक नई बात ये करने की विचार बनाया है कि इसे नए और परिवर्धित और संस्करण की तरह से हम लाएंगे। इसमें काव्य पाठ रोजाना की बजाय साप्ताहिक होगा। बुधवार का दिन अभी तो निश्चित हुआ है। इसका एक जो
महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि रोजाना की उपस्थिति संभव ही नहीं हो पाती आम दिनों की दिनचर्या के बीच, और एक दिन निश्चित होगा तो सब अपने अपने समय को निकाल कर एक दिन इसकी जो उपस्थिति है उसको बढ़ाएंगे, और पूरा नेमा समाज अपने परिवार के साथ इस पूरे काव्यांजलि 2 में शामिल हो और उसका हिस्सा बने। ये इस उद्देश्य से इसे साप्ताहिक करने का विचार बनाया गया है। इसे पूरे वर्ष 2021 में अनवरत चलाने का एक संकल्प भी नेमा दर्पण ने लिया है, जो बहुत जरूरी है इसकी नियमितता के लिए। काव्य पाठ की अवधि वही रखी गई है, आधा घंटे से लेके अधिकतम 1 घंटे के बीच में। सबकी इच्छा है, लेकिन इसमें यह है कि इस अवधि में कवि शुरुआत में प्रारंभ में एक अपना काव्य परिचय, अपनी रचना यात्रा के उद्देश्य और रचना के मंतव्यों को, रचनाकार के मंतव्यों को, अपने सरोकारों को जरूर उद्घाटित करे, रेखांकित करे। और सबसे आखिरी बात, सारे कवियों से काव्यांजलि 2 का अनुरोध है कि वे अपनी कविताएं काव्योचित विषय के अंतर्गत रखें। आपसी भेदभाव, घृणा, हिंसा और द्वेष से लिप्त यहाँ पाठ ना हो, हमारा अनुरोध है। स्वस्थ और उन्नत विचारों को कविता में समाहित किया जाए। हमारा विचार है कि प्रत्येक कवि के मन में अपने समय और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव सदा बना रहता है, इसीलिए इस बात को वो ध्यान में रखें। जहां तक कविता क्या है, कविता कैसे पढ़ी जाती है, ये जो बात है इसको प्रत्येक कवि जानता है। कवि को ये बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि कविता क्या है। हाँ, जो मैंने इतने वर्षों में कविताएं लिखते हुए लिए जो अपने लिए जो सोचा है कि एक सार्थक कविता कैसे बनती है, इस उसकी कसौटी क्या होती है, उस पर मैंने आपको मैं बताना चाहता हूं अपनी तरफ से कि कविता में जब तक संवेदना की उपस्थिति नहीं होती, जब तक किसी के दुख, दर्द, सुख, करुणा के भाव नहीं होते, तब तक वो कविता नहीं होती। क्योंकि कविता दिल से उपजती है, हृदय से निकलती है। इसलिए कविता में संवेदना की उपस्थिति और जीवन की उपस्थिति दोनों का होना बहुत जरूरी है। आप अपनी कविता में ये तलाशें कि आप उसमें संवेदना का कितना अनुपात है, कितना प्रतिशत है, कितना गहराई से उसे रखा गया है। मुझे लगता है यही एक बात है। और दूसरी बात कि कविता कवि से अलग नहीं होती कभी, उसके व्यक्तित्व की छाप उस कविता में अवश्य होती है। इसीलिए कविता को कवि की अनुभूति की अनुकृति भी कहा जाता है। आप सब जानते हैं, जो यहाँ कविता प्रेमी है और सभी सुधी जन जानते हैं कि कविता मनुष्य को, समाज को, संसार को शिक्षित, स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए प्रयत्न करती है। नेमा दर्पण ने यही एक उद्देश्य इसका रखा है, यही उनका अभीष्ट है, यही उनका अनुष्ठान का मंतव्य है कि इसके बहाने पूरा समाज, व्यक्ति और संसार संस्कारित हो, सुशिक्षित हो और चैतन्य बने। हम नेमा समाज के इस प्रयास के लिए उन्हें बधाई देते हैं कि उन्होंने एक मनोरंजक, व्यापक, सार्थक और हम सबके लिए मोहक एक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। हम आज से उसे प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आज इसके प्रारंभ की विधिवत जो मुझे आदेश दिया है, मैं इसकी घोषणा करता हूं। जैसा मुझे आदेश हुआ है कि मैं सबसे पहले काव्य पाठ करूं, तो जो मैंने नियम पहले बनाए हैं उन्हें पालन करते हुए
अपने परिचय में, आप सब तो मुझे जानते ही है, परिचय में 2 लाइन में अपना परिचय आज देना चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत इसमें लग गया है, लगाने की आवश्यकता नहीं है परिचय में। अपने परिचय में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं नरसिंहपुर जिले के मेघ गांव का बेटा हूं, और मेघ के बारे में ये बहुत मशहूर है, बिल्कुल वैसे ही मशहूर है जैसे सीहोर का गेहूं, एमपी का गेहूं है, या करेली का गुड़ है, या देहरादून के चावल हैं। मेघ का कवि है तो नाम ही काफी है। तो मैं ये विनोद में कह रहा हूं, इसे बहुत गंभीरता से ना ले, अन्यथा ना ले, लेकिन मैं अपने मेघ के बारे में यही कह सकता हूं कि मेघ का के कवि कहना ही मेघ पूरा अपने परिचय देना है। आज कविता पाठ में मैं आज आपको जिन विधाओं में, कविता की जिन रूपों में मैं कविताएं लिखता हूं, उन सब का एक परिचय आपको देने के लिए सोचा है। पंचरंगी कविताएं आपको मैं लेके आया हूं। 5 रंग अर्थात 5 काव्य रूप हैं। हमारे प्रकाश प्रलय जी ने भी कई रूपों में कविताएं लिखी हैं। उनकी जो क्षणिका है, शब्दिका है, या उन्होंने गजलें भी लिखी हैं, मैंने उनकी गजलें भी पढ़ी हैं, और गीत तो बहुत अच्छे व्यंग्य गीत लिखते हैं। इस तरह से एक कवि अपनी अभिव्यक्ति के लिए बहुत सारे रूप, कविता के रूप उनका प्रयोग करता है, इस्तेमाल करने की बात करता है। आज मैं भी अपने जो मुख्य काव्य रूप है तो लेकर इसमें मुक्त छंद की कुछ कविताएं, इसके बाद क्षणिकाएं मैंने भी लिखी। ये प्रकाश प्रलय की संगति का असर है, और दोहे, गजल, और साथ में मैंने पिछले 4-5 सालों में हाइकू कविताएं भी खूब लिखी हैं। तो आज सबसे पहले मैं हाइकू कविताओं से आपको परिचित कराता हूं। हाइकू जापानी छंद है और दुनिया का सबसे छोटा छंद है। ये 5-7-5 यानी 17 अक्षरों में, 17 वर्णों में इसको निभाना होता है। ये इतना सुंदर और इतना आकर्षक है कि मैं प्रत्येक कवि से कहूंगा कि वो इसका लिखने की कोशिश करें। जिस दिन आप लिखने लगेंगे, मुझे गारंटी है कि आप इस लेखन को छोड़ेंगे नहीं। बहुत सहज और सरल, पूरी दुनिया में इससे सबसे लोकप्रिय अगर कोई छंद है तो वो हाइकू है। मैं वानगी के तौर पर 5-7-5 में निबद्ध इस छंद के कुछ वानगी रखता हूं। देखिए, 5-7-5। कविता चली आंसुओं की डोली में दर्द की गली। कविता चली आंसुओं की डोली में दर्द की गली। भाषा अधूरी, 5 हैं, भाषा अधूरी, 5-7-5। भाषा अधूरी होती यह केवल भावों से पूरी। भाषा अधूरी होती यह केवल भावों से पूरी। और ये हाइकू देखे कि नारी का मन प्रश्नों की बोरियों से भरा गोदाम। नारी का मन प्रश्नों की बोरियों से भरा गोदाम। आवाज ठीक नहीं आ रही, मैसेज आ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही, गड़बड़ आ रही है, आवाज ठीक से नहीं आ रही। सेल्फी में लगा के नहीं सही आ रहा है बिल्कुल। वहीं के नेटवर्क की कोई समस्या है। देखिए, अब शायद ठीक है, आ रही है। एक और हाइकू। गरीबी बोली जब तक जीऊंगी साथ रहूंगी। गरीबी बोली जब तक जीऊंगी साथ रहूंगी। और
कैसी गवाही, कैसी गवाही। अच्छा, अब ठीक है। अ, देखिए, एक हाइकु और, कैसी गवाही। अब ठीक है। कैसी गवाही गलबैया डाले चोर सिपाही। कैसी गवाही गलबैया डाले चोर सिपाही, और झूठी हंसी से उसके चेहरे की टूटी तुरपन। झूठी हंसी से उसके चेहरे की टूटी तुरपन। और आखिरी हाइकू आपको देता हूं, इतना करो, इतना करो, अपने ही नाम में मायने भरो। इतना ही करो, इतना ही करो, अपने ही नाम में मायने भरो। कविता चली आंसुओं की डोली में, दर्द की गली। ये कुछ हाइकू थे। अब मैं आपको अपनी कुछ छड़िकाएं पहुंचाता हूं। देखें, एक छड़िका है, शीर्षक है साथी आ। आपको आमंत्रण है, साथी आ। मेरा दुख वर्णमाला के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा दुख वर्णमाला के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, साथिया। मेरा दुख वर्णमाला के बाहर तुम्हारा कर रहा है, साथिया। एक और तरीका है, पूजा का नाम है। दुख में डूबे हुए, दुख में डूबे हुए कम से कम एक असहाय के कंधे पर रख दो हाथ। दुख में डूबे हुए कम से कम एक असहाय के कंधे पर रख दो हाथ। दे दो उसे सहारा, भर दो उसमें दुख से लड़ने की शक्ति। भर दो उसमें दुख से लड़ने की शक्ति। मान लो हो गई पूजा, मान लो हो गई पूजा। दुख में डूबे हुए कम से कम एक असहाय के कंधे पर रख दो हाथ। दे दो उसे सहारा, भर दो उसमें दुख से लड़ने की शक्ति। उसका दुख तुम मत लड़ो, उसमें दुख की शक्ति भर दो। बस हो गई पूजा। और आखिरी छड़िका, छड़िकाएं कमल नेमा अद्भुत कविता छड़िकाएं लिखते हैं। मैं उनकी मतलब आज से 35 साल से 30-35 सालों से, जब से मेरा उनसे परिचय है, तब से मैं उनकी छड़िकाएं पढ़ता रहा हूं। पहले से भी पढ़ता रहा हूं अखबारों में। और उन्होंने बहुत अद्भुत काम किया है। हिंदी छड़िका कोश में उनका जिक्र है, और वो एक विशिष्ट छड़िका कवि के रूप में परिचित हैं, पहचाने जाते हैं। मैं उन्हीं के संगत में, समझ लो, ये कुछ कभी कभी कहा दोहरा है। एक आखिरी छड़िका, बेटे के घर में। आप बेटे के घर में क्या अनुभव कर रहा है एक पिता, इस पर ये छोटी सी छड़िका है। देखें, बहुत कविता लिखी हैं पर वह आज सिर्फ वानगी है। कभी लगाया था जो पौधा, बेटे के घर में शीर्षक है छड़िका का। कभी लगाया था जो पौधा, लो अब वह छतनार पेड़ है। कभी लगाया था जो पौधा, लो अब वह छतनार पेड़ है। मैं छाया में खड़ा हुआ हूं, मैं छाया में खड़ा हुआ हूं। अब अपने से बड़ा हुआ हूं, अब अपने से बड़ा हुआ हूं, अब अपने से बड़ा हुआ हूं। अब मुक्त छंद की आपको कुछ वानगी देता हूं। एक कविता, प्रभु नारायण जी अगर हैं तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि ये कविता वास्तव में मैंने काव्यांजलि 1 के समय नेमस दर्पण को समर्पित करने के, संबोधित करने के लिए इसको तैयार की थी। लेकिन चूंकि वो पूरा गीत गजल के उसमें हिस्से में चला गया था, मुक्त छंद की कविता ये छूट गई थी। आज मैं प्रभु जी ये कविता संचालक के रूप में आपको समर्पित करता हूं। और
देखें उस समय की मेरी भावना को। गुरसी, हमारे यहाँ गुरसी को आप सब समझते हैं, एक पोर्टेबल अलाव होता है जिसे जहां रख के चारों तरफ इर्द गिर्द लोग बैठ के आग तापते हैं। मुझे इससे ज्यादा बताने की आवश्यकता शायद नहीं है, सब जानते हैं गुरसी किसे कहते हैं। गुरसी तो बहुत कड़ाके की सर्दी थी। गुरसी कविता, बहुत कड़ाके की सर्दी थी, गुरसी से उम्मीद बड़ी थी। प्रकाश भैया, गुरसी का इस्तेमाल आपको भी बहुत लग रहा होगा। गुरसी, बहुत कड़ाके की सर्दी थी, गुरसी से उम्मीद बड़ी थी, सोचा इसमें आगी होगी, हाथ बढ़ाया आंच न पाई, राख उकेरी खूब उकेरी मगर व्यर्थ सब। बहुत कड़ाके की सर्दी थी, सोचा इसमें आगी होगी, गुरसी से उम्मीद बड़ी थी, हाथ बढ़ाया आंच न पाई, राख उकेरी खूब उकेरी मगर व्यर्थ सब। गुरसी में तो केवल ठंडी राख बची थी। अब क्या होगा, अब क्या होगा? बिना आग के महाभयानक इस सर्दी में जीना एक विकट संकट है, सोच रहे सब। बिना आग के महाभयानक इस सर्दी में जीना एक विकट संकट है, सोच रहे सब। कोरोना काल हमारे जहन में रहे। संकट कैसा, संकट कैसा? चलो चलो जलाएं आग, चेतना आकर बोली आकर। संकट कैसा? चलो जलाए आग, चेतना आकर बोली, लाओ माचिस कागज तिनके, लकड़ी यहां वहां से चुनकर। माचिस ना हो तो चकमक हो, आग जलाओ, सभी बोलो आग जलाओ, आग जलाओ। नेमा दर्पण की गुरसी में आग जली तब, जीवन की ठंडी गुरसी को नई आग से भरा गया तब। तब से अब तक इस गुरसी के इर्द गिर्द सब हाथ तापते नाच रहे हैं, बाँच रहे हैं, नेमा दर्पण, नेमा दर्पण, नेमा दर्पण। ये उस वक्त की एक कविता थी, और दौर क्या था और कैसे हमने उसे यहां तक लाए हैं पार करके, ये उसको समर्पित कविता। अब ये हम कविता के ही प्रोग्राम क्यों करते हैं? कविता, काव्यांजलि ही हमें क्यों भाती है? कविता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसको महसूस किया है हमारे संचालकों ने, हमने, कवियों ने, कि कविता मनुष्य के लिए कितनी जरूरी और अहमियत है। इस महत्व को मैं पुनर्स्थापित करते हुए अपनी दूसरी कविता पढ़ता हूं। कविता भर जमीन। इस समय तुम कविता की हिफाजत करो, सिर्फ कविता की। इस समय तुम कविता की हिफाजत करो, सिर्फ कविता की, क्योंकि हर तरफ से असहाय होते मनुष्य के पास हाथ टेकने के लिए अंततः रह जाएगी बस यही कविता भर जमीन। कविता भर जमीन जितनी किसी टापू की फुनगी पर मिल जाती है एक थकी हुई गौरैया को इत्मीनान से सुस्ताने के लिए जगह। कविता भर जमीन जितनी किसी टापू की फुनगी पर मिल जाती है एक थकी हुई गौरैया को इत्मीनान से सुस्ताने के लिए जगह है। कविता भर जमीन जहां युद्धरत एक सैनिक छुपा कर रखता है अंतिम समय में आत्मरक्षा के लिए अपना आखिरी शस्त्र। कविता भर जमीन जहां युद्धरत एक सैनिक छुपा कर रखता है अंतिम समय में आत्मरक्षा के लिए अपना आखिरी शस्त्र। कविता भर जमीन जितनी मनुष्यता के ध्वज को फहराने के लिए जरूरी होती है। इसलिए कहता हूं कविता की हिफाजत करो, कविता की, क्योंकि कविता आत्मा की धड़कन है, कविता ही जीवन है, कविता ही जीवन है। मैं इस बीच में एक विचार आया है जो मैंने पहले सोचा था, प्रभु जी से मैं अनुरोध भी करना चाह रहा था कि ये एक छोटा सा अनुरोध है कि जो लोग यहाँ हैं, देख रहे हैं, वो अपनी बात कहें और स्टिकर अगर कम से कम उपयोग करें तो बहुत अच्छा है। उससे ये होगा कि उनका जो एक कमेंट है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, एक प्रोत्साहन है। लेकिन स्टिकर
संभवतः इस प्रोत्साहन को और एक एक चलते हुए जल्दी का बनाते हैं। मैं नहीं कहता इसे बंद किया है, लेकिन इनका प्रयोग अगर की बजाय अगर कुछ लिखा जाए तो शायद वो कवि को बहुत प्रोत्साहित करेंगे। एक और कविता, प्रेम की कविता। कविता प्रेम से ही उपजती है। प्रेम उसका पहला तत्व है, प्राण तत्व है कविता का। और वो बिना चाहे वो कैसे भी लिखे, बात सौरभ नेमा से भी बात हुई तो उसकी जो प्रेम भरी राग भरी गजलें हैं वो कभी कभी लगता है जैसे परंपरागत गजलें हैं, लेकिन प्रेम कविता का मूल तत्व है। हाँ, अपने समय और समाज के ऊपर टिप्पणी अपेक्षित होती है। इसलिए आज एक कविता जो मैंने हाल ही में लिखी है, एक ताजा कविता है। ये एक फेसबुक पर तो है लेकिन अभी कहीं प्रकाशित नहीं हुई है, पहली बार आपको सुनाता हूं। दर्शन माझी के बारे में आप जानते होंगे। ये बिहार के एक आदिवासी बिल्कुल गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाते हुए, इसलिए कि बहुत दूर से ले जाना पड़ा, पहाड़ बीच में आया और उसने जब उसकी पत्नी मर गई तो उन्हें लगा कि पहाड़ बीच में आ रहा है, मैं इस पहाड़ को तोड़ूंगा। और आज के जमाने में 2000 में इस दौर में उसने अपने प्रेम का वो संकल्प उठाया कि मैं इस, और अकेले ने कुदाली और तसला लेके पूरे पहाड़ में से राह बना दी और शहर बिल्कुल पास हो गया, 3 किलोमीटर, जहां वो 7 किलोमीटर से ज्यादा था। खैर, तो वो उसके भीतर जो भाव था, उस संकल्प था कि मनुष्य संसार की सभी मुश्किलों से बड़ा होता है, इसको उसने साबित कर दिया और इसलिए वो एक कविता का विषय बना। दर्शन समय का पहाड़ उस कविता का नाम है, समय का पहाड़। दर्शन माझी, तुमने समझाया हमें जीवन का मतलब और मतलब का जीवन। दर्शन माझी, तुमने समझाया हमें जीवन का मतलब और मतलब का जीवन। सूक्ष्मता में दिखलाई विराटता, प्रेम की विराटता। तुमने बाहर निकाला धरती के गर्भ में आप प्लावित, अग्नि संसागर का पुनर्मंथन कर, मनुष्य की अदम्य जिजीविसा का नया अमृत कलश। तुमने बाहर निकाला धरती के गर्भ में आप प्लावित, अग्नि सागर का पुनर्मंथन कर, मनुष्य की अदम्य जिजीविसा का नया अमृत कलश। दर्शन माझी, पहाड़ सी जड़ता तोड़ने के लिए तुमने ही सिखाया हमें कि सभ्यता की तलाश के लिए, प्रेम के लिए आदमी को चाहिए केवल प्रेम और हौसले के छैनी हथौड़े। दर्शन माझी, पहाड़ सी जड़ता तोड़ने के लिए तुमने ही सिखाया हमें कि सभ्यता की तलाश के लिए आदमी को चाहिए केवल प्रेम और हौसले के छैनी हथौड़े। दर्शन माझी, तुम इन्हीं छैनी हथौड़ों से एक दिन धरती के रहने तक ही सही जरूर तोड़ दोगे समय का यह ढीठ वीरान पहाड़। एक और कविता, ये भी एक भावुक कविता जो स्त्री जीवन से जुड़ी है। स्त्री चेतना का ये वह विषय है जो हमें मथना है। प्रत्येक कवि के लिए ये एक ऐसी स्थिति है जिसे तोड़ना है, जिसे समाप्त करना है। ऐसे हम अपने विचारों में कभी न आने वाली ऐसी उसे इससे समूल नष्ट करना है उस विचार को। साथ नाम से एक कविता है, प्रश्न करती हुई कविता है, उत्तर हमें तलाशना है। देखिए, उसका नाम है साथ। क्या निकाल दिया चार्जिंग, अब इसे लगाइए, ये नीचे जा रहा है। चाय गई। अच्छा चलिए, अब तो रहेगी।
यहाँ लाइए। समय क्या मुसीबत। अच्छा चलिए, अब मैं कहाँ हूं? अरे नहीं, तुमने कुछ गड़बड़ हो गया उसमें, नीचे देखो, क्या हुआ? पीछे का दिख रहा आ है। गया आ गया आ गया नहीं आया। आ गया, आ जाएगा आ जाएगा, थोड़ी देर में। चलिए, दूसरी कविता। इस बीच आनंद जी, आ, देखिए, व्याख्यान कविता पर मैं आपको क्या दूं। आप तो आनंद जी बहुत सभी हैं और मैं पढ़ रहे हैं, इसलिए जिन लोगों ने इस बीच में सेल्फी ऑन करना। सेल्फी की है ना, तो मैं दिख रहा हूँ। ठीक है। मैं जिन लोगों के अभी मेरे पास वो हैं, जो बीच में मैं देख नहीं पाया था, कमेंट्स और नहीं आ रहे थे। प्रकाश भाई, अभिषेक नेमा, आनंद जी, नवीन नेमा, धन्यवाद भाई। अनीता बिटिया, आपको तो आज सुबह से मैं कह रहा हूँ आज आना था। आशा जी, प्रवीण नेमा, संतोष भाई, सौम्या, संगीता नेमा, नेहा नेमा, सूर्यांश। अच्छा, इनको तो जिस उत्साह से आना रहना है चाहिए। सूर्यांश बहुत अच्छे प्रतिभावान कवि हैं। नेहा, श्वेता, ये वो लोग हैं जिनकी तरफ ताक रहे हैं। आशीष गुप्ता, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। मंजूषा कटलाना, हम आज ही चर्चा कर रहे थे कि हमें जल्दी से आपकी कविताएं सुनी है। सत्यम होना ही था, अभी अभी बात की। आशीष, संजय कांत, जगदीश नेमा जी, संध्या भाभी भोपाल से बीच में है, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। गजेंद्र नेमा आज कविताएं सुन रहे हैं। भाई आनंद आपको आएगा, अभी मैं आपको और अच्छी कविताएं सुनाने वाला हूं। अब मुझे ध्यान रखना है, गजेंद्र के संदर्भ की एक कविता जरूर पढ़ूंगा। आवाज थोड़ी लेट आ रही है, इसका मैं कोई आज नहीं कर पाऊंगा विजय। हमें ये कहा जाता है कि जो नेटवर्क है और ईश्वर है, दोनों में बिल्कुल फर्क नहीं है। न ईश्वर का हम कुछ कर पा रहे हैं, न ही नेटवर्क का कुछ कर पा रहे हैं। हम दोनों के सहारे हैं, और ईश्वर के सहारे भी हैं और नेटवर्क के भी सहारे हैं। तो आप ईश्वर और नेटवर्क को जैसा है वैसे मान लीजिए और कविता का आनंद ले लीजिए। अजय कमल जी हैं, अच्छा कहने वाले अजय कमल जी, बहुत बहुत आपको साधुवाद। आपने जो प्रोत्साहन दिया है वो हमें बरसों तक याद रहेगा। सुबोध मालोद जी, अलका जी, अनीता और भारती नेमा, उत्तम भाई, आपकी कविताएं तो निरंतर हमें अब आकर्षित कर रही हैं। आनंद नेमा जी, अरे जीजी हमारे बीच में है, मन्ना जीजी हैं, गायत्री की मन्ना भाभी और मेरी जीजी। अच्छा लग रहा है। रमू भैया, तिलक हैं, मनोज गुप्ता, ब्रजेश नेमा, गोविंद करेली वाले संभवतः, प्रतिभा नेमा, निधि, अच्छा निधि भी हैं, बहुत अच्छा, निधि गुप्ता। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आगे की कविता पढ़ता हूं। देखिए कितना पढ़ पाऊंगा मैं 10-15 मिनट में, लेकिन एक कविता साथ मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं। ये, मेरे जन्मते ही माँ ने माथा पीटते हुए
साथ दिया अफसोस का। मेरे जन्मते ही मां ने माथा पीटते हुए साथ दिया अफसोस का। वह हो गई उदास देखते ही मुझे, उनका इच्छित पुत्र जो नहीं थी मैं, सो हो गई उनकी अनचाही। सो हो गई उनकी अनचाही। पिता ने साथ दिया पौरुष का, श्रेष्ठता का, और झुका लिया सर पराजय में। पिता ने साथ दिया पौरुष का, श्रेष्ठता का, और झुका लिया सर पराजय में। बेटी पैदा होने से उनके वंश का भविष्य हो गया था सुरक्षित। वे चिंतित हुए थे। तब मुझे पहनाए गए रोज उपेक्षा के लिबास। तब मुझे पहनाए गए रोज उपेक्षा के लिबास। बांधा गया हीनता की जंजीर से, जिसका दूसरा सिरा दिया गया किसी पुरुष के हाथ में, और एक निरीह बकरी सी मैं चलती रही। पति ने साथ दिया, ये बहुत भावुक कविता है। पति ने साथ दिया अपनी कामनाओं का, और सुलगती लकड़ी सी मैं देती रही उनको आंच। स्टॉलर पहिए लगी अटैची की तरह तय कई जरूरतों को सहेजे रही सफर में। स्मूथ घसीटते हुए चलती रही ठीक उनके पीछे पीछे। मैं कैसी मैं, तुमने जहां चाहा घुमाया। मैं घूमती रही पीछे पीछे साथ साथ, करती रही तुम्हारी इच्छाओं और सपनों को साकार। पहुंचाती रही जड़ों से सोखकर पानी, तुम्हारी पत्तियों, फूलों और फलों को देती रही जीवन रस, और तुम लहराते रहे आनंद से एक पेड़ की मानिंद गर्व से। मैं कैसी मैं, तुमने जहां चाहा घुमाया। मैं घूमती रही पीछे पीछे साथ साथ, तुम्हारी इच्छाओं और सपनों को साकार करती रही। पहुंचाती रही जड़ों से सोख कर पानी, तुम्हारी पत्तियों, फूलों और फलों को देती रही जीवन रस, और तुम लहराते रहे आनंद से एक पेड़ की मानिंद गर्व से। आज सोचती हूं मैंने दिया सबका साथ, आखिर मेरा साथ किसने दिया, किसने दिया, किसने दिया। इसी क्रम में, इसी भाव भूमि पर एक कविता जो अभी लिखी है पिछले कुछ 10 दिन पहले, संतोष भाई ने ये कविता जरूर सुनी है, और संभवतः और किसी, क्योंकि मेरे पहले पाठक, पहले श्रोता संतोष होते हैं और या गायत्री होती है, और इन दोनों को सुना के ही मैं फिर और लोगों को सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है रुपये गिनती औरतें। रुपये गिनती औरतें, एक अलग अंदाज की कविता भी लिखी है। देखें, औरतों से कभी रुपये गिनने के लिए नहीं कहा जाता। औरतों से कभी रुपये गिनने के लिए नहीं कहा जाता। पुरुष ने रखा है यह काम अपने पास, फिर भी यहां वहां से रुपये गिन ही लेती हैं औरतें। औरतों से रुपये गिनने के लिए कहीं कहीं नहीं कहा नहीं जाता। पुरुष ने रखा है यह काम अपने पास, फिर भी यहां वहां से रुपये गिनती ही रही हैं औरतें। वह बचपन में नवरात्रि पर होते कन्या भोजन में मिले गिनती रही रुपये, और वे हमेशा कम पड़ते रहे उसे अपने सपनों की कीमत से। वह बचपन में हर नवरात्रि पर होते कन्या भोजन में मिले गिनती रही हैं रुपये, और वे हमेशा कम पड़ते रहे हैं उसे अपने सपनों की कीमत से। स्कूल जाते हुए पापा से मिले पॉकेट मनी को वह गिनती रही बार बार, जो हर बार कम ही पड़ते रहे उसे उसकी आसमान भर चाहत से। पति और बच्चों के सो जाने पर देर रात मिले वक्त में औरत गिनती रही रुपये, किए थे जो उसने जमा जब तक पति के बटुए से निकाल कर। आज कोरोना काल में पति को काम न मिलने पर कम पड़ रहे हैं लड़ने में इस मुसीबत से। अम्मा की अंत्येष्टि के बाद अगले दिन उनके बक्से की पोटली से निकले थे अकूत रुपये। थक गई थी औरतें गिनते गिनते,
कम नहीं पड़ रहे थे रुपये किसी की हसरत से, किसी की चाहत से, किसी की जरूरत से। औरतों से कभी रुपये गिनने के लिए नहीं कहा गया, फिर भी रुपये गिनती रही औरतें, फिर भी रुपये गिनती ही रही औरतें। और अब मुक्त छंद के बाद मैं दोहे आपको अपने, चूंकि मैं अपनी अम्मा से और पिताजी से और गांव के लोगों में जो रामचरितमानस से मैं बचपन से दोहों से जुड़ा रहा, वो मैंने महानगर में आके जो दोहे लिखे, ये पूरे दोहे जो आपको 4-5 दोहे सुना रहा हूं, ये महानगर की जीवन में गांव से आने के बाद जो महसूस किया उसके दोहे हैं। सिर्फ एक ही विषय पर केंद्रित दोहे हैं, महानगरीय जीवन के दोहे, जो बीच बीच में आए। सैकड़ों दोहे लिखे हैं। जाने कैसी चाह ये, जाने कैसी खोज, ये महानगरीय जीवन के दोहे हैं। ये आप महसूस करके पृष्ठभूमि में, जाने कैसी चाह ये, जाने कैसी खोज, एक छांव की आस में चलूं धूप में रोज। जाने कैसी चाह ये, जाने कैसी खोज, एक छांव की आस में चलूं धूप में रोज, और खो देता हूं। दोहा देखिएगा, आनंद जी और प्रकाश भाई, आपने शायद पढ़ा है, जैसे नाम की मेरे दोहा संग्रह में है, लेकिन मुझे बहुत प्रिय है। मैंने अपने परिचय में किसी कवि को ये सुनाया था बहुत पहले। खो देता हूं स्वयं को, फिर करता हूं खोज, खो देता हूं स्वयं को, फिर करता हूं खोज, दोहराता हूं नगर में यही कहानी रोज। खो देता हूं स्वयं को, फिर करता हूं खोज, दोहराता हूं नगर में यही कहानी रोज। और आंखों में छाए रहे बंगला गाड़ी शान, आंखों में छाए रहे बंगला गाड़ी शान, भूल गया हूं देखना बच्चों की मुस्कान। और कैसे पीछे रह गया सोचूं बारंबार। देखिए, मध्यम वर्ग की जो संकुचित मानसिकता है, और उसको मैंने खुलासा किया है, बुरा नहीं मानना है, इसमें हमारे भीतर है ये। कैसे पीछे रह गया सोचूं बारंबार, भाई लेकर आ गया मुझसे पहले कार। कैसे पीछे रह गया सोचूं बारंबार, भाई लेकर आ गया मुझसे पहले कार। और बिगड़ न जाए चेहरा रखता हर पल ध्यान, बिगड़ न जाए चेहरा रखता हर पल ध्यान, घूम रहा हूं पहनकर कलफ लगी मुस्कान। ये मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी एक परिचय है आज का, कि बिगड़ न जाए चेहरा रखता हर पल ध्यान, घूम रहा हूं पहनकर कलफ लगी मुस्कान। और दुनिया से ज्यादा उसे अपना रहे ख्याल, दुनिया से ज्यादा उसे अपना रहे ख्याल, वो हर हफ्ते नियम से रंग लेता है बाल। दुनिया से ज्यादा उसे अपना रहे ख्याल, वो हर हफ्ते नियम से रंग लेता है बाल। और मन ही मन नफरत करूं जिससे मैं अत्यंत, ये मेरा अपना अनुभव है, दफ्तर का अनुभव है, लेकिन ये आप सबको पहुंचाता हूं कि मन ही मन नफरत करूं जिससे मैं अत्यंत, उससे हंस हंस कर मिला मैं जीवन पर्यंत। मन ही मन नफरत करूं मैं जिससे अत्यंत, उससे हंस हंस कर मिला मैं जीवन पर्यंत। और ये अंतिम दोहा आपको भेजता हूं महानगरी दोहों में, कि देखो तो शालीनता, देखो तो शालीनता ये लिहाज सम्मान, देखो तो शालीनता ये लिहाज सम्मान, चिट्ठी में एक दुष्ट को लिखता हूं श्रीमान। देखो तो शालीनता ये लिहाज सम्मान, ये इमरान खान के जमाने में मैंने लिखा था, नवाज शरीफ के जमाने, सॉरी। देखो तो शालीनता, जब सरकार ने लिखा श्रीमान नवाज शरीफ साहब, तब मैंने ये दोहा लिखा था, मुझे आज भी याद है। देखो तो शालीनता ये लिहाज सम्मान, चिट्ठी में एक दुष्ट को लिखता हूं श्रीमान। और स्त्री जीवन मेरा केंद्रीय विषय है लेखन का, कविताएं मैंने लिखी हैं। और कमीज वाला दोहा अब मैं सुनाता हूं, क्योंकि ये महानगरी दोहा से ज्यादा गांव की जो मानसिकता है, गांव में जो अमीर गरीब
के बीच की जो मानसिकता उसका है कि क्यों रे दुखिया क्या तुझे इतनी नहीं तमीज, क्यों रे दुखिया क्या तुझे इतनी नहीं तमीज, मुखिया के घर आ गया पहने नई कमीज। तो ये दोहा न्यूयॉर्क में डॉक्टर कन्हैयालाल नंदन ने पेश किया था, जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 2000। तो उन्होंने कहा था कि ये हिंदी साहित्य का ये अप्रतिम दोहा है और मुझे उस दिन सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य का मिल गया था, ये मैंने जान लिया था। खैर, आपने भी आज उसे याद किया। खैर, अब ये स्त्री जीवन में जो स्त्री के त्याग पर है, स्त्री के जो समर्पण, उसका जो डेडिकेशन है, उसका निष्ठा है जीवन के प्रति, और वही है जिससे जीवन चल रहा है। उसको लेके मैंने कुछ दोहे अलग से निकाले हैं। वैसे स्त्री चेतना पर तो बहुत दोहे हैं, लेकिन ये थोड़े से 2-4 दोहे मुझे एक तरह का ये उनको आज ये मेरा एक समर्पण है, संबोधन है। नारी तेरे त्याग को माने यह संसार, नारी तेरे त्याग को माने यह संसार, थोड़ा पाने के लिए सब कुछ जाती हार। नारी तेरे त्याग को माने यह संसार, थोड़ा पाने के लिए सब कुछ जाती हार। और ये दोहा मैंने पिछले दिनों लिखा तो मेरे घर में मेरी बड़ी भाभी ने बहुत मुस्कुराते कहा कि बुढ़ापे में आप ये महसूस हो गया है तो इसे सुधार लो। तो आप एक दोहा सुने। अब बढ़ा ब्याह के बाद यूं कर्तव्यों का भार, बढ़ा ब्याह के बाद यूं कर्तव्यों का भार, बिन पहने ही रह गए कंगन बेंदी हार। स्त्री के मैंने पूरी जीवन समर्पित किया है, त्याग के बलिदान की प्रतिमूर्ति होती है स्त्री। और तो भाभी ने कहा कि अब बुढ़ापे में पहन लो, तो अब कहाँ समय और कहाँ वो चांद, लेकिन एक जो अतृप्ति तो रह गई है। और इसको लेके ये दोहा था, उस त्याग को दोहा है और समर्पण को, जिसके लिए ये बलिदान है कि बढ़ा ब्याह के बाद यूं कर्तव्यों का भार, बिन पहने ही रह गए कंगन बेंदी हार। और वो आंखों में भर रही परियों वाले ख्वाब, वो आंखों में भर रही नए जमाने की स्त्री, जो छपाक पिक्चर है उसको केंद्र में रख के लिखा है कि वो आंखों में भर रही परियों वाले ख्वाब, वक्त खड़ा था राह में फेंक गया तेजाब। ये तेजाब कई तरह का है, ये केवल तेजाब ही नहीं है, जो कुरीतियां हैं, जो संस्कार है हमारे भीतर, संकुचित संकीर्णता है, वो सब कुछ है। कि वो आंखों में भर रही परियों वाले ख्वाब, वक्त खड़ा था राह में फेंक गया तेजाब। और कई अहिल्याएं यहाँ सहें जुल्म की धूप, मिल जाते हैं इंद्र के गली गली प्रतिरूप। और ये दोहा देखें, सबके घर का लगभग स्त्री है कि जुल्म सहे पीड़ा सहे औरत बेआवाज, जुल्म सहे पीड़ा सहे औरत बेआवाज, फिर घर के घर में रखे जालिम के सब राज। कि जुल्म सहे पीड़ा सहे औरत बेआवाज, फिर घर के घर में रखे जालिम के सब राज। और आओ हम उजियार दें ये धरती ये व्योम, आओ हम उजियार दें ये धरती ये व्योम, तुम बन जाओ वर्तिका मैं बन जाऊं मोम, तुम बन जाओ वर्तिका मैं बन जाऊं। जीवन में दोनों के तालमेल के बिना, दोनों के संगति के बिना जीवन नहीं है। और इसको स्त्री तो जानती है, ये पुरुष को जानने की आवश्यकता है। अब कुछ गजलें अंत में, पहले कुछ फुटकर शेर, क्योंकि बहुत सारी गजलें तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, समय हो गया है। तो फुटकर शेर मैंने सोचा कि जो गजलों में मुझे बहुत पसंद है आपको सुनाता हूं। अपने परिचय के रूप में पहला शेर सुनाता हूं कि मैं क्या हूं। कि वक्त के शार्पनर में जिंदगी छिलती रही, वक्त के शार्पनर में जिंदगी छिलती रही, मैं बनाता ही रहा इस पेंसिल को नोकदार,
वक्त के शार्पनर में जिंदगी चलती रही, मैं बनाता ही रहा इस पेंसिल को नोकदार, और जो पूरे लेखन के सरोकार आपके सामने मैं अपने स्पष्ट करता हूं। विजय नेमा अनुज मेरे अंतरंग भाई तो है ही, मेरी पूरी रचना धर्मिता का जो मर्म है, जो साथ है, वो उसके साथ है। वो थोड़ा यथार्थवादी है, मैं थोड़ा भावुक हूँ, ये अंतर हम, और वो मेरी सारी रचनाओं के लिए मैं उसको सुनाता हूँ। और विजय का मेरे साथ वास्तव में कविता का संपूर्णता का साथ है। विजय यहाँ है और ये मुझे बहुत अच्छा है। ये मेरे सरोकारों का शेर है। सुलगते शब्द हाथों में उठाए चल रहा हूं मैं, सुलगते शब्द हाथों में उठाए चल रहा हूं मैं, मुझे मालूम है इस राह में दरिया नहीं आता। सुलगते शब्द हाथों में उठाए चल रहा हूं मैं, मुझे मालूम है इस राह में दरिया नहीं आता। और प्रभु जी को, प्रभु नारायण जी नेमा को समर्पित एक शेर है। ये बहुत पहले लिखा है, कभी मैं अन्ना जी को समर्पित करता हूँ, लेकिन ये ऐसे अन्ना जी जैसे और प्रभु जी जैसे जो लोग हैं उन सबको समर्पित ये शेर है मेरा। जंगल में एक चिड़िया बची है तो बहुत है, जंगल में एक चिड़िया बची है तो बहुत है, वो चीख के खामोशियां तो तोड़ रही है। जंगल में एक चिड़िया बची है तो बहुत है, वो चीख के खामोशियां तो तोड़ रही है। और दो तीन और शेर फुटकर सुना के मैं एक दो गजल सुनाता हूं कि तेरे, हाँ समय होने को है लेकिन मैं चाहता हूं 5-10 मिनट और दीजिए, जितना प्रभु ये कहें सुना देता हूं। फिर पहले ये दो शेर मेरे मन के आपके लिए कि तेरे मन तक आ पहुंचे, तेरे मन तक। आज काव्यांजलि का ये एक संबोधन है कि तेरे मन तक आ पहुंचे हम गुलशन तक आ पहुंचे, तेरे मन तक आ पहुंचे हम गुलशन तक आ पहुंचे, मन के पंछी थके थके घर आंगन तक आ पहुंचे, मन के पंछी थके थके घर आंगन तक आ पहुंचे। और ये काव्यांजलि को समर्पित अमृत घट भी निकलेगा, अमृत घट भी निकलेगा हम मंथन तक आ पहुंचे, अमृत घट भी निकलेगा हम मंथन तक आ पहुंचे, तेरे मन तक आ पहुंचे हम गुलशन तक आ पहुंचे। और अब कुछ 2-3 गजलें जो जितना समय होगा सुनाते रहे चाचा जी, लेकिन एक कानून तोड़ने के लिए भी आपके जो है वो नहीं चाहिए। लेकिन आज मन रम गया है और अभी मैं गजलें 2-4 गजलें आपको जरूर सुनाना चाहता हूं जो मैंने बड़े प्रेम से निकाली हैं और उस जमाने की निकाली हैं जो नेमा समाज की जो सांस्कृतिकता है, उस सांस्कृतिकता उस उनमें भरी है कि हमसे क्या छूट रहा है, हमें क्या बचाना है। बस इसके बीच की कुछ गजलें हैं जो हमसे तेजी से छूट रहा है और जो हम उसमें से बचाने की कोशिश में लगे हैं, वो गजलें हैं, वो आपको सुनाता हूं। पहली गजल एक कवि के सरोकार, इस सारे कवि जो हमारे बीच में बैठे हैं उन सारे कवियों की तरफ से ये गजल है कि अपने गम का बयान करना है, अपने गम का बयान करना है, दर्द को आसमान करना है, अपने गम का बयान करना है, दर्द को आसमान करना है, फैसला साहिबान करना है, फैसला साहिबान करना है, जंग के दरमियान करना है। जब युद्ध में कोई होता है तो विचार विमर्श नहीं होता, फैसले ही करने होते हैं। हम इस वक्त ऐसी जगह हैं, ऐसी स्थितियों में हैं जहां हमें तुरंत अपने भले के लिए फैसले करने हैं। जो ये फैसले किए जा रहे हैं ये हमारे अपने भले के लिए है। फैसला साहिबान करना है, जंग के दरमियान करना है। और हमने जो आजादी में जो ख्वाब देखे थे और जो हम पहुंचे हैं उसको एक शेर में बांधने की कोशिश देखें कि ख्वाब का और इस हकीकत का जिंदगी से मिलान करना है, ख्वाब का
और इस हकीकत का जिंदगी से ऐलान करना है, अपने गम का बयान करना है, दर्द को आसमान करना है। और शेर देखिए, आपको बहुत जरूरी है ये शेर आपके मैसेज की तरह, कि दरअसल शायरी का मकसद ही वक्त को सावधान करना है। दरअसल शायरी का मकसद ही वक्त को सावधान करना है। और ये शेर देखें कि ये इनामात किस लिए आखिर, ये इनामात किस लिए आखिर, क्या मुझे बेजुबान करना है? ये इनामात किस लिए आखिर, क्या मुझे बेजुबान करना है? और सर कलम होता है तो होने दे, सर कलम होता है तो होने दे, मैंने बस सच का मान करना है। सर कलम होता है तो होने दे, मैंने बस सच का मान करना है, अपने गम का बयान करना है, दर्द को आसमान करना है, दर्द को आसमान करना है। और ये कविता, ये जो गजल है, ये मैंने अभी जैसा आपसे कहा कि हम जब गांव से आए थे तो उसके बाद मैंने जो पगडंडियां हैं, हम गांव में उन पगडंडियों अगर याद है तो प्रकाश भैया और हमारे साथ बहुत सारे अनुभव हैं। हम स्कूल से होते हुए तालाब पे चला जाते थे और झरना चले जाते थे, और वो हम केवल उनकी पगडंडियों से ही जाते थे। वो पगडंडियां हमें राह दिखाती थी हमारे लिए, और वो पगडंडियां बहुत बड़ा साथी थी। ये पूरी एक गजल मैंने उन पगडंडियों के नाम लिखी है, देखें। इसमें वर्तमान जो विकासवाद है वो भी है कि फिर नहीं लौटी इधर से जो गई पगडंडियां, फिर नहीं लौटी इधर से जो गई पगडंडियां, कौन जाने अब कहां वो खो गई पगडंडियां। फिर नहीं लौटी इधर से जो गई पगडंडियां, कौन जाने अब कहां वो खो गई पगडंडियां। उस स्वार्थ की कुछ इस कदर बारिश हुई कि हर तरफ, स्वार्थ की कुछ इस कदर बारिश हुई कि हर तरफ, ओढ़कर बर्फीली चादर सो गई पगडंडियां। स्वार्थ की कुछ इस कदर बारिश हुई कि हर तरफ, ओढ़कर बर्फीली चादर सो गई पगडंडियां। और शहर की सड़कों पर हर पल हादसों की भीड़ देख, शहर की, देखिए सड़क और पगडंडी के बीच का द्वंद्व देखिए कि शहर की सड़कों पर रोज मर रहे हैं लोग। मतलब कल 7 युवा बच्चे कार ट्रक के नीचे आ गए, और ये मैं कितना बताऊं। तो शहर और पगडंडी, इसके बीच का अंतर मैंने ढूंढा है। शहर की सड़कों पे हर पल हादसों की भीड़ देख, खिलखिलाई जोर से फिर रो गई पगडंडियां। शहर की सड़कों पे हर पल हादसों की भीड़ देख, खिलखिलाई जोर से फिर रो गई पगडंडियां। और देख तो लो तुम ये चेहरे वक्त की संतान के, देख तो लो तुम ये चेहरे वक्त की संतान के, जिनके माथे की शिकन अब हो गई पगडंडियां। और शहर और गांव को फिर मैं देख रहा हूं कि शामियाने से सजे हैं आज के अपने नगर, शामियाने से सजे हैं आज के अपने नगर, गांव खूंटी और रस्सी हो गई पगडंडियां। शामियाने से सजे हैं आज के अपने नगर, गांव खूंटी और रस्सी हो गई पगडंडियां। और ये आखिरी शेर आपको देता हूं, इसे मक्ता कहते हैं। एक नई मुश्किल हमारे सामने ये है समीप, एक नई मुश्किल हमारे सामने ये है समीप, आंधियों के दौर में सब खो गई पगडंडियां। जो हमारे बेसिक वैल्यूज हैं, जो मूल्य है, जो ग्रामीण जीवन में हमने कमाया था, वो संस्कार, अब वो इस विकासवाद में, आधुनिकता में कहाँ चले गए हैं। ये हमारी मुश्किल, इसको शेर में बांधने की कोशिश है। एक नई मुश्किल हमारे सामने ये है समीप, आंधियों के दौर में सब खो गई पगडंडियां, फिर नहीं लौटी इधर से जो गई पगडंडियां, कौन जाने अब कहां वो खो गई पगडंडियां। इसी चेतना की एक और कविता है। मुझे लगता है समय बहुत कम है मेरे पास, तो मैं एक आध और कविता आपको सुनाता हूँ, एक गजल और सुनाता हूँ।
देखिए, तुमको क्या बतलाएं क्या क्या भूल गए, तुमको क्या बतलाएं क्या क्या भूल गए, घर में रखकर कहीं खजाना भूल गए। तुमको क्या बतलाएं क्या क्या भूल गए, घर में रखकर कहीं खजाना भूल गए। और कर्तव्यों के बोझ उठाकर शहर गए, कर्तव्यों के बोझ उठाकर शहर गए, फिर आपाधापी में जीना भूल गए। कर्तव्यों के बोझ उठाकर शहर गए, फिर आपाधापी में जीना भूल गए। और आकर्षक दिखने की जिद में खूब सजे, आकर्षक दिखने की जिद में खूब सजे, सजते सजते अपना चेहरा भूल गए। आकर्षक दिखने की जिद में खूब सजे, सजते सजते अपना चेहरा भूल गए। और ये शेर देखिए, रास्ते में जब धूप लगी तो याद आया, रास्ते में जब धूप लगी तो याद आया, जाने कहां हम अपना छाता भूल गए। रास्ते में जब धूप लगी, ये छाता क्या है? ये वही है जो हमारे संस्कार, हमारे आदिम जो भारतीय दर्शन है, हमारी जो मान्यताएं थी, वो कहां हम धीरे धीरे पश्चिमीकरण में खो रहे हैं। ये छाता वो है। रास्ते में जब धूप लगी तो याद आया, जाने कहां हम अपना छाता भूल गए। और बादल निकले सागर से पानी लेकर, बादल निकले सागर से पानी लेकर, खेत में आते आते रास्ता भूल गए। बादल निकले सागर से पानी लेकर, खेत में आते आते रास्ता भूल गए। और मोबाइल ईमेल चले तो अब बच्चे, मोबाइल ईमेल चले तो अब बच्चे, माँ बापू को चिट्ठी लिखना भूल गए। मोबाइल ईमेल चले तो अब बच्चे, माँ बापू को चिट्ठी लिखना भूल गए। और अंतिम गजल आपको मैं देता हूं, क्योंकि ये गजल मेरी बहुत प्रिय गजल है, और मैं चाहता हूं कि आज मेरे जो प्रिय कवि यहाँ हैं, जो मेरे सारे अपने हैं, मैं इन सबको ये गजल सुनाता हूं। मेरे ख्याल से संतोष भाई ने और लोगों ने सुनी है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको एक गजल, मुझे लगता है कि अंतिम गजल आपको पहुंचाता हूं। आज समय 8 हो गया, तो अगर और बाद में देखेंगे, पहले ये मेरी प्रिय गजल है। अच्छा चलिए, ये गजल सुनिए, मेरी बहुत प्रिय गजल है, आपको भी बहुत पसंद आनी चाहिए। देखें कि धरती नई, ये सारे कवियों को संबोधित है। धरती नई तलाश, नया आसमां तलाश, धरती नई तलाश, नया आसमां तलाश, अब वक्त आ गया है तू अपना जहां तलाश। धरती नई तलाश, नया आसमां तलाश, अब वक्त आ गया है तू अपना जहां तलाश। बाहर के शोरगुल में, न भीतर के मौन में, ये जो बाहर है, जो दुनिया भर की बातें हैं, और जो आपके भीतर की स्थितियां हैं, दोनों को रखे। कवि को क्या सोचना है, कवि की क्या जरूरी है उसके लिए। बाहर के शोरगुल में, न भीतर के मौन में, खुद की तलाश है तो कहीं दरमियां तलाश, खुद की तलाश है तो कहीं दरमियां तलाश। और इसे देखिए, बहुरूपियों में और मुखौटों के बीच में, बहुरूपियों में और मुखौटों के बीच में, तू ही बता कि तुझको मैं करता कहां तलाश। बहुरूपियों में और मुखौटों के बीच में, तू ही बता कि तुझको मैं करता कहां। इस ईश्वर की बात है, जो अंतर है। और आपस में बातचीत की भाषा न बचे जब, आपस में बातचीत की भाषा न बचे जब, अच्छा है फिर कहीं से कोई हमजुबा तलाश। आपस में बातचीत की भाषा न बचे जब, अच्छा है फिर कहीं से हमजुबा तलाश। और है गुफ्तगू की चाह तो मुझसे बात कर, है गुफ्तगू की चाह तो आ मुझसे बात कर, शेखी बघारने के लिए बेजुबान। है गुफ्तगू की चाह तो आ मुझसे बात कर, शेखी बघारने के लिए बेजुबान तलाश। और अंतिम नहीं, ये एक शेर और है कि तू रह गया
ये अंतिम शेर है कि दुनिया समीप मानती है जिसको बेमिसाल, दुनिया समीप मानती है जिसको बेमिसाल, हिंदुस्तान में अपना वो हिंदुस्तान तलाश। दुनिया समीप मानती है जिसको बेमिसाल, हिंदुस्तान में अपना वो हिंदुस्तान तलाश। धरती नई तलाश, नया आसमां तलाश, अब वक्त आ गया है तू अपना जहां तलाश, वक्त आ गया है तू अपना जहां तलाश। मुझे लगता है मैंने बहुत समय लिया है, 11 मिनट ऊपर हो गए हैं। आपसे आज्ञा चाहता हूं। बहुत कविताएं हुई, मुझे लगता है कि बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो इसका प्रारंभ है, मुझे अजय कमल जी देख रहे हैं, मैं उनसे उनकी उनका जो आह्लाद था, जो उनके भीतर की जो सहृदयता थी, जो उन्होंने प्रत्येक कवि को अपने एक स्मृति चिन्ह के रूप में दी हैं, वो उनको ये विश्वास देना चाहता हूं कि इस सत्र का, इस चरण का, इस सोपान का आपको इससे भी अधिक आनंद मिलेगा। नेमा समाज एक और सुसंस्कृत, एक सुकवि वातावरण के बीच में आएगा। मुझे उम्मीद है आज का ये प्रारंभ एक नए सोपान की तरफ आगे बढ़ेगा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो लोग इस बीच में आए थे। विनीति, नेमा को मैं धन्यवाद करता हूं। वीना हमारी आज है, हमने उनको आमंत्रित भी किया था कि वीना जी आप रहिए, हमारी कुछ कविताएं पहली बार सुनिए। अरुण पुणे से हमारे बीच है, बहुत दूर दूर से लोग हमारे साथ हैं। आशा जी है, सिद्धार्थ गुप्ता जी को तो संभालना ही है, तो रीढ़ की हड्डी है हमारे इस कार्यक्रम की। दीपा गुप्ता, मनोज गुप्ता, बबीता, अजय, नेमा, सीमा, हमारी सीमा है। गुड़गांव से वंदना जी हमेशा से मुझे प्रोत्साहित करती रही हैं कि आपकी कविताएं मुझे अच्छी लगती हैं। नीर को तैयार रहना चाहिए, अच्छी कविताएं लिखें और हमें बताएं। तो लोकचंद जी यहाँ हैं, बहुत आपका धन्यवाद। और निशा, अरे वाह, निशा करेली से कविताएं कैसी लगी बताना मुझे निशा। मनीषा आई है मुंबई से संभवतः है। कवि नीरज मनमोजी, आप एक बहुत उत्साहित और ऊर्जावान कवि हैं। सत्यम तो हमारे ही हैं। पवन नेमा, दिनेश नेमा, रितु नेमा और राजुल प्यारा बेटा, हमारा मेघ यहाँ पर इस समय पूरा हमारे साथ है। मैं उन सबको आशीर्वाद दे रहा हूं। और पुष्पा नेमा, तृप्ति नेमा, माहुले को पता है कि उनको एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में हम सब इंतजार में हैं, और वो तैयारी करें और अपनी परिचय के रूप में उनकी कविताएं जल्दी ही हम यहाँ लेके आएंगे। आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद कहता हूं, प्रभु जी को धन्यवाद कहता हूं। इनकी पूरी टीम का अद्भुत योगदान है, और वो जो पीछे नेपथ्य में होते हैं, पर्दे के पीछे, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और हमारी अनाही पोती, उसको मैं प्यार करता हूं। वो हमारी दोस्त है और सबसे अच्छी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। और मैं आपको सबको बताना चाहता हूं कि ये बहुत कलाकार है, बहुत अच्छी कहानियां सुनाती है और बहुत अच्छी डांसर है। मैं उसे खूब आशीर्वाद देता हूं और हेलो कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार, शुक्रिया। राम नारायण जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ममता बिटिया को शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। ममता हमारे साथ है। ये तो मैं सोच रहा था ममता क्यों नहीं है अब तक हमारे बीच। ममता जरूर रहती है हमारे साथ। धन्यवाद।